ये हमारा नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है वेज कंस्ट्रेंट। अच्छा, वेज कंस्ट्रेंट क्या होता है सुनो। वेज कंस्ट्रेंट में जो होता है ये बेसिक एग्जांपल लेकर के समझाता हूँ। यहाँ मान लो कि अगर ये बॉडी है, ये तुम्हारा बॉडी 1 है और ये तुम्हारा बॉडी 2 है। ये बॉडी 1 और बॉडी 2 है। ये बॉडी 1 और बॉडी क्या है 2 है। अच्छा, आप लोग जानते होंगे एक कॉमन टेंजेंट और एक कॉमन नॉर्मल के बारे में जानते होंगे। ये जो है कॉमन टेंजेंट प्लेन है। ये क्या हो गया, इसको हटाओ। कॉमन टेंजेंट एंड कॉमन नॉर्मल प्लेन यहाँ ऐसा। ये हमारा ये जो प्लेन है ये कॉमन नॉर्मल प्लेन है। ये कॉमन टेंजेंट है, इसको टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो प्लेन है ये वाला, इसको कॉमन नॉर्मल बोलेंगे। ये कॉमन नॉर्मल है, ये हमारा कॉमन नॉर्मल कहलाएगा। ये रेड वाला जो है ना ये कॉमन नॉर्मल कहलाएगा। तो इसको बोलते हैं कॉमन नॉर्मल और इसको बोलते हैं कॉमन टेंजेंट। ये कॉमन टेंजेंट है। अच्छा, ये फिर लो, देखो ये देखो, ये दोनों सरफेस है, ये दो बॉडी है, बॉडी 1 बॉडी 2, दो बॉडी है। ये जो वर्टिकल दिख रहा है ये कॉमन टेंजेंट है, ये कॉमन टेंजेंट है ब्लैक वाला। और ये क्या है कॉमन नॉर्मल। तुम्हें कॉमन टेंजेंट की तरफ देखना नहीं है, कॉमन नॉर्मल की तरफ देखना है। अगर दोनों का वेलोसिटी एक डायरेक्शन में बराबर हुआ तो दोनों साथ साथ चलेंगे। देखो दोनों साथ साथ चल रहा है। अगर कोई कम बेसी हुआ, अगर मान लो ये वाला बॉडी ज्यादा हुआ, देखो सेपरेशन टूट जाएगा, सेपरेशन ब्रेक हो रहा है। ये देखो ब्रेक होना शुरू हो गया। और अगर ये ज्यादा हुआ इसमें जाकर के पियर्स कर जाएगा। ऐसा होना नहीं है, ऑलवेज कांस्टेंट होना चाहिए। तो तुम्हें देखना है कि सर कॉमन नॉर्मल देखना है, टेंजेंट मत देखना। समझाने के लिए ऐसा यूज कर रहा हूं। तो ये बॉडी 1 का पॉइंट है और ये बॉडी 2 का पॉइंट है। ये बॉडी 1 का पॉइंट है, बॉडी 2 का पॉइंट है। बॉडी 1 और बॉडी 2 हमेशा कांटेक्ट में रहना है। ये बॉडी 1 का पॉइंट है और ये बॉडी 2 का पॉइंट है, जो कि आर इन कांटेक्ट में है, दोनों कांटेक्ट में है। बॉडी 1 का वेलोसिटी कॉमन नॉर्मल v1 है और बॉडी 2 का वेलोसिटी कॉमन नॉर्मल v2 है। अगर इसको दोनों पॉइंट को हमेशा कांटेक्ट में रहने देना है तो v1 मस्ट बी इक्वल टू v2, ये है। तो v1 मस्ट बी इक्वल टू v2। इसी को बोलते हैं वेज कंस्ट्रेंट। यही हमारा वेज कंस्ट्रेंट है, यही हमारा वेज कंस्ट्रेंट है। क्या ये वेज कंस्ट्रेंट है? ये वेज कंस्ट्रेंट है। अच्छा, अगर v2 ज्यादा हो गया तो कांटेक्ट लूज हो जाएगा। देखो कांटेक्ट लूज हो गया। और अगर v1 ज्यादा हो गया जाकर के पियर्स कर जाएगा। और ऐसा होता नहीं सॉलिड में, ऐसा नहीं कि गया जाकर के पियर्स कर गया, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये दोनों साथ साथ चलेंगे अलोंग द कॉमन नॉर्मल, बस यही कॉन्सेप्ट है। इसके रिगार्डिंग मैंने 2 एग्जाम्पल लूंगा अभी, ठीक है।
दो एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ, दोनों एग्जाम्पल तुम्हें अच्छे से समझा देगा कि वेज कांस्टेंट होता क्या। जैसे पहला एग्जाम्पल हम लोग लेंगे कि सर ये छोटा सा वेज है, ये वेज है एट एन एंगल थीटा। अच्छा, वेज मूवेबल है, वेज मूव कर सकता है, यहाँ फ्री टू मूव, ठीक है ना। और यहाँ पर एक रॉड है, ऐसा एक रॉड है, ऐसा एक रॉड है, वर्टिकल रॉड है, और इस रॉड को थोड़ा मैंने कुछ सपोर्ट कर दिया दीवार से। जैसे सिस्टम को रिलीज करेंगे तो रॉड नीचे गिरेगा, रॉड ऑब्वियस है कि नीचे गिरेगा, और वेज को इधर पुश करेगा। तो वेज जो है यहाँ हम लोग ये कहेंगे कि सर वेज इधर जा रहा है ए से, और ये नीचे गिर रहा है बी से। तो कहता है व्हाट इज द रिलेशंस ऑफ ए एंड बी। ए और बी का रिलेशन क्या होगा, निकाल करके देखो तो ए और बी का रिलेशन क्या होगा। मत निकालो, अभी मेरे को एक्सप्लेन करने दो, रुको मेरे को एक्सप्लेन करने दो। सुनो, क्या है कि ये दोनों बॉडी का कॉमन टेंजेंट ये वाला होगा, ये कॉमन टेंजेंट, ये क्या कहलाएगा, कॉमन टेंजेंट। अच्छा, कॉमन नॉर्मल क्या होगा, सवाल है कि यहाँ कॉमन नॉर्मल, अगर कॉमन नॉर्मल ड्रॉ हो गया तो सॉल्व हो जाएगा। तो कॉमन नॉर्मल ये वाला होगा, ये कॉमन नॉर्मल है, दिस इज द कॉमन नॉर्मल, ये कॉमन नॉर्मल है जो सरफेस का परपेंडिकुलर होना चाहिए। सरफेस का क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब क्या करो, कॉमन नॉर्मल जहां ड्रॉ हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या करना है कि सर वेज का पॉइंट, यहाँ ये वेज का पॉइंट है, बहुत सुंदर वेज का पॉइंट है, और ये जो है ये रॉड का पॉइंट है, ये क्या है, रॉड का पॉइंट है। अच्छा, वेज का पॉइंट इधर जा रहा है, कितना से, ए से। अरे वेज चल रहा है ए से, तो वेज का पॉइंट कितना से चलेगा, ए से। रॉड का पॉइंट कितना से चलेगा, बी से। ये देखो बी है, ये बी है। अब क्या करना है कि ये दोनों का कंपोनेंट कॉमन नॉर्मल इक्वल होता है। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियस ये थीटा हो जाएगा, और ये थीटा है तो ऑब्वियस ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, होगा ना ऐसा। ये थीटा तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब समझो क्या है ऐसे, अब बारीकी से देखना। सर इसका जो कंपोनेंट होगा बी का, वो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा बी कॉस थीटा, इधर हो जाएगा बी कॉस थीटा, और इसका जो कंपोनेंट होगा इधर हो जाएगा ए कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब ए साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा, हो गया ऐसा। अब ये दोनों बराबर होगा, अगर ये दोनों बराबर नहीं होगा तो समझो रॉड या तो वेज में घुस जाएगा या वेज और रॉड सेपरेट हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। बट ऐसा होने नहीं देना है, सॉलिड है, सॉलिड में कैसे घुस जाएगा, तो ऐसा होने नहीं देना है। तो ये दोनों कंपोनेंट क्या होगा, बराबर होगा, मतलब ए साइन थीटा बराबर बी कॉस थीटा, मतलब ए बराबर हो जाएगा बी कॉट थीटा हो जाएगा। यही रिलेशन है, इसको याद रखे। याद क्या रखेगा यार, कांस्टेंट थ्योरी है, याद कुछ नहीं रखना है, कांस्टेंट मोशन है। कॉमन नॉर्मल के तरफ दोनों पॉइंट का एक्सीलरेशन बराबर होता है। अच्छा, इसको फॉर्मूला जैसे याद मत रखना, कहेगा उल्टा कर देगा, इसका एक्सीलरेशन बी बोल देगा, इसको ए बोल देगा। फॉर्मूला याद नहीं रखना, थोड़ा कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लेना ऐसा। चलो एक एग्जाम्पल और मैं दे रहा हूं, उसको सॉल्व करके देखो। तो एक एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूं, सेम टाइप का एग्जाम्पल है सर। सेकेंड एग्जाम्पल है कि यहाँ पर कोई वेज है, ये वेज इंक्लाइंड है इस टाइप का एट एन एंगल थीटा, ये मूव करने के लिए फ्री है,
और एक रॉड जो है इस टाइप का रॉड है, दिस इज द रॉड, ऐसा रॉड है, ये कोई रॉड है और ये रॉड जो है इंक्लाइन का परपेंडिकुलर है। तो कहता है कि अगर ये वेज इधर स्लाइड करेगा तो ये नीचे गिरेगा बी से। तो व्हाट इज द रिलेशंस ऑफ ए एंड बी, व्हाट इज द रिलेशंस ऑफ ए एंड बी निकालना है। तो मैं ए और बी का रिलेशन क्या होगा। अच्छा, यहाँ कॉमन नॉर्मल जो होगा वो बी का लाइन होगा, बी लाइन होगा। उसमें 2 पॉइंट को दिखाओ, मार्क करो, जैसे मैंने मार्क किया हूँ यहाँ देख सकते हो, पिछला वाला मार्किंग किया हुआ है। और वैसे कंपोनेंट ले लेंगे बस, बी का कंपोनेंट कुछ नहीं होगा, खाली ए का आएगा, बराबर है। तो यहाँ कुछ आपको नया से कुछ करना नहीं है, इसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, यही हमारा कॉमन नॉर्मल है, दिस इज द कॉमन नॉर्मल। ठीक, अब इसमें करना क्या है कि 2 पॉइंट को मार्क करना है। एक पॉइंट जो होगा ये वेज का पॉइंट होगा और एक पॉइंट जो होगा रॉड का होगा। अच्छा, वेज का पॉइंट इधर जाएगा वो ए से और वेज का पॉइंट इधर जाएगा बी से, ठीक तो है। अरे वेज का पॉइंट इधर जाएगा ए से, रॉड का पॉइंट इधर जाएगा बी से, बराबर है। ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा होगा। अब इधर का जो कंपोनेंट होगा ए का वो ए कॉस 90 माइनस थीटा मतलब ए साइन थीटा, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा। तो बी बराबर हो जाएगा ए साइन थीटा, यही कांस्टेंट मोशन है। चलो आगे जो है एक हम लोग आगे का एक वेज कंस्टेंट पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं रॉड कंस्टेंट। लिखना रॉड कंस्टेंट, ठीक है। रॉड कंस्टेंट क्या है उसको समझो थोड़ा सा। ये लास्ट टाइप का कंस्टेंट है, उसके बाद सीधा हम एंट्री कर जाएंगे एनएलएम में। या इसको सॉलिड कंस्टेंट बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सॉलिड कंस्टेंट। देखो सॉलिड कंस्टेंट क्या है, सुनो। सॉलिड कंस्टेंट क्या है कि सर ये कोई रॉड है। अच्छा ये रॉड रहना चाहिए, रॉड रहेगा तभी वैलिड है, अदरवाइज नहीं है। अच्छा ये रॉड का लेंथ क्या है? कांस्टेंट है, ये थोड़े वेरी करेगा। रॉड क्या है उसका लेंथ कम बेसी थोड़ी हो जाएगा। रॉड का लेंथ क्या है? कांस्टेंट है। चलो बहुत अच्छा, इधर देखो। अब क्या है कि रॉड का एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, ऐसा। इस पॉइंट का वेलोसिटी से v1 है एट एन एंगल θ1 और इसका वेलोसिटी इधर है v2 एट एन एंगल θ2, ऐसा कुछ है। ये कुछ एग्जांपल देकर के समझा रहा हूँ, कुछ ऐसा है नहीं। तो इसका जो कंपोनेंट होगा रॉड के तरफ, ना कि इधर मत कर देना, रॉड के तरफ, अलोंग दी रॉड। तो अलोंग दी रॉड इसका कंपोनेंट क्या होगा, कोई बताएंगे? इसका कंपोनेंट हो जाएगा v1 cos θ1 और इसका हो जाएगा v2 cos θ2 हो जाएगा। अगर ये दोनों बराबर नहीं रहता, अगर ये दोनों बराबर नहीं होगा तो रॉड को क्या क्या होगा? अगर मान लो ये ज्यादा हुआ तो रॉड का लेंथ बढ़ जाएगा, और अगर ये ज्यादा हुआ तो रॉड का लेंथ घटा देगा। ऑब्वियस है ना, अगर ये ज्यादा हुआ तो रॉड का लेंथ क्या हो जाएगा? घटेगा। और अगर ये ज्यादा हुआ तो रॉड का लेंथ बढ़ा देगा। बट ऐसा तो होने नहीं देना है, रॉड का लेंथ हमारा कांस्टेंट है, पहले से बोल दे रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि v1 cos θ1 बराबर v2 cos θ2, इसी को बोलते हैं सॉलिड कंस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी अलोंग द रॉड जो है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। अब इसका एग्जांपल लेकर के समझाएंगे, एक बेसिक एग्जांपल लेंगे अभी।
आज इसको रॉड कंस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉड कंस्टेंट। रॉड कंस्टेंट। इसका एक एग्जांपल लेकर के समझाऊंगा। वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग द रॉड ऑलवेज कांस्टेंट होता है। वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग द रॉड ऑलवेज कांस्टेंट होगा। अब एक क्वेश्चन करेंगे लैडर प्रॉब्लम, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो। दीवार और लैडर, अगर लैडर को सिरका दो, मतलब उसको ऐसा कर दो तो लैडर का पॉइंट गिरेगा, तो कितना वेलोसिटी से गिरेगा वो पूछेगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख करके समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा क्या बोल रहा हूँ। एक सिंपल एग्जांपल है, मान लो कि ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये दीवार है, ये दीवार है, और यहाँ पर एक लैडर लगा हुआ है। यहाँ एक लैडर मैंने लगा दिया, यहाँ एक लैडर लगा दिया, यहाँ पर एक लैडर है जिसका लेंथ कांस्टेंट है। अरे लैडर का लेंथ थोड़ी बढ़ेगा घटेगा यार, अगर बढ़ेगा घटेगा तो बढ़िया रहता। लैडर 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 है, लैडर ये ए है और लैडर ये बी पॉइंट है। लैडर का लेंथ कांस्टेंट है। अब मान लो कि ये एंगल कुछ मान लो थीटा है, ये एंगल कुछ भी दिया हुआ रह सकता है, ये थीटा है। ठीक है, अब क्या किया कि अब ये ए को मैंने पुश कर दिया, मतलब ऐसे करके गिरा दिया, तो जानते हो क्या होगा, से लैडर गिरना शुरू हो जाएगा। तो अगर ये पॉइंट इधर यू से गया, अगर ये पॉइंट इधर यू से गया तो ऑब्वियस है कि बी नीचे गिरेगा, तो ऑब्वियस है कि ये बी नीचे गिरेगा भी वेलोसिटी से। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बी एंड यू, निकालो तो बी एंड यू का रिलेशन क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है बट बेसिक है, कुछ है ही नहीं है। इसको बोलते हैं लैडर प्रॉब्लम। कहता है भी और यू में क्या रिलेशन होगा जब लैडर को सरका दिया गया जमीन से। भी बराबर यू टैन थीटा, बराबर है। भी बराबर यू टैन थीटा। देखो ये थीटा तो ऑब्वियस है कि ये 90 माइनस थीटा होगा। इसको आगे बढ़ा दो कि 90 माइनस थीटा है, तो ऑब्वियस है कि ये भी 90 माइनस थीटा ही होगा। अब इसका u का इधर जो कंपोनेंट होगा वो u cos 90 माइनस थीटा मतलब u sin थीटा। नहीं समझा? अरे ये है u cos 90 माइनस थीटा मतलब u sin थीटा, और इसका v का जो इधर कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी v cos थीटा, क्या हो जाएगा v cos थीटा। अगर ये दोनों बराबर नहीं होगा तो लैडर का लेंथ कम बेसी होगा, बट ऐसा होने नहीं देना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v cos थीटा बराबर u sin थीटा, मतलब v बराबर क्या हो जाएगा u tan थीटा हो जाएगा। यही हमारा कांस्टेंट मोशन है, इसी को बोलते हैं कांस्टेंट मोशन। यही हमारा कांस्टेंट मोशन है। यहाँ जा करके आपको पूरा हर तरीका से कांस्टेंट मोशन बता दिएगा। अब आगे जो है थोड़ा हम एनएलएम में आते हैं। ये हर तरीका का कांस्टेंट मोशन समझा दिया गया। तो v बराबर क्या हो जाएगा u tan थीटा, v बराबर u tan थीटा। अब आगे लिखो, आगे लिखना इक्विलिब्रियम। हाँ इक्विलिब्रियम पढ़ाने जा रहा हूं। अब आगे लिखो इक्विलिब्रियम। अच्छा ये वाला इक्विलिब्रियम, जितना फोर्स इधर लगेगा उतना फोर्स इधर लगेगा, याद है कि नहीं? पिछले साल डांस भी किए थे ये वाला में। जितना फोर्स इधर लगेगा उतना फोर्स इधर लगेगा।
और जितना फोर्स इधर लगेगा उतना फोर्स इधर इधर लगेगा। ठीक है ना। तो ये इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन अभी हम लोग लेकर के चलेंगे। हाँ, तो देखो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है, एक होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, एक होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो है क्या, समझो बढ़िया से। इक्विलिब्रियम, अच्छा इक्विलिब्रियम क्या है, यहाँ जो है नेट फोर्स बैलेंस करेगा, नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। नेट फोर्स बैलेंस करेगा, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। इसमें कुछ करना नहीं है, इसका मैं कंसेप्ट क्या है मैं समझा दे रहा हूँ। मान लो ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, इधर फोर्स लग रहा है से F1 और इधर फोर्स लग रहा है से F2 और इधर फोर्स लग रहा है से F3 और इधर फोर्स लग रहा है से F4। अगर ये एट रेस्ट में है, अगर ये रेस्ट में है, ट्रांसलेशनल है, इक्विलिब्रियम में है, एट इक्विलिब्रियम, नॉट रेस्ट बोलो, एट इक्विलिब्रियम बोलो। रेस्ट में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि रेस्ट में, हो सकता है कांस्टेंट स्पीड से जा रहा होगा, हो सकता है कांस्टेंट स्पीड से जा रहा होगा। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो हम लोग जानते हैं कि F1 मस्ट बी इक्वल टू F2 और F3 मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, F4। जितना फोर्स लगेगा राइट उतना फोर्स लगेगा लेफ्ट, और जितना फोर्स लगेगा अपवर्ड उतना फोर्स लगेगा डाउनवर्ड। ये खाली बैलेंस कर दो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को बैलेंस कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ इंक्लाइंड को बैलेंस कर दिए, अप द इंक्लाइंड डाउन द इंक्लाइंड, ऐसा भी बैलेंस कर सकता हूँ। किसी भी डायरेक्शन में बैलेंस कर देना और जो पूछेगा निकाल देना, कुछ करना नहीं है। पहले कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, उसके बाद देखिएगा अभी एग्जाम्पल लेंगे और फटाफट सॉल्व करेंगे। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ। चलिए आगे हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, बेसिक एग्जाम्पल बैलेंसिंग वाला। अब ये बैलेंसिंग वाला एग्जाम्पल क्या है समझो। ये हो गया था क्या, हाँ, तो एक एग्जाम्पल लेंगे, सुनो बढ़िया से। एग्जाम्पल ये है, पहला एग्जाम्पल कि एक यहाँ सीलिंग है इस टाइप का और यहाँ पर एक ब्लॉक है ऐसा, ठीक है ना, ऐसा। ये रस्सी S1 है, ये रस्सी S2 है और ये पूरा इक्विलिब्रियम में, ये पूरा क्या है, इक्विलिब्रियम में। तो कहता है कि दोनों रस्सी में टेंशन कितना डेवलप करेगा, दोनों रस्सी में टेंशन कितना डेवलप करेगा ये निकालना है। निकाल करके देखो तो दोनों रस्सी में टेंशन कितना डेवलप करेगा, S1 S2 में दोनों राशि में टेंशन कितना आएगा ये हम लोग को सॉल्व करना है। ये सॉल्व क्या करना है यार, बताओ इसको आंसर। सॉल्व किए जा रहा है। T1 कितना होगा, T1 mg होगा, T2 जीरो हो जाएगा, T2 जीरो होगा, T2 तो लूज रस्सी है, T2 जीरो हो जाएगा, T1 mg होगा, तो यहाँ हो जाएगा mg, इधर T1 इधर T2। बैलेंस करो, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, तो ऊपर T1 लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, और यहाँ T2 हो जाएगा जीरो। इसको बैलेंस करने वाला कोई नहीं है, तो T1 mg होगा, T2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलो इसको बनाओ, इसमें बैलेंस करने आना चाहिए, बैलेंस करने नहीं आएगा बहुत दिक्कत जाएगा। चलो ये ऐसा है और ये सीलिंग है, ठीक है, इस टाइप का रस्सी है, तीन रस्सी है,
यहाँ 3 टाइप का रस्सी है, ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, और ये एंगल कुछ दे देता हूँ 60 डिग्री। चलो निकालो S1 S2 मेरा टेंशन कितना आएगा, T1 T2 T3 निकालना है। और यहाँ नॉड लगा हुआ है, यहाँ जो है ना ऐसा कुछ बंधा हुआ है। कहता है तीनों रस्सी में टेंशन क्या डेवलप करेगा। T1 जो है mg होगा, T1 तो mg होगा, दिख रहा। बैलेंस कर दो कंपोनेंट ब्रेक करके, नीचे mg होगा, इधर T1 लगेगा, T1 तो mg होगा बराबर, T1 mg होगा। चलो यहाँ इसका BD ड्रॉ करो, इधर T1, इधर T2, इधर T3, इसको आगे बढ़ा दो, 60 डिग्री होगा, कितना √3 mg बाय 2, √3 mg बाई 2, नहीं 2 mg बाई √3, 2 mg बाई √3, और एक आएगा mg बाई √3 T3। अब इसका दो कंपोनेंट ब्रेक करके बस इक्वेट मार देंगे, इक्वेट मारना कुछ करना ही नहीं है। इधर हो जाएगा T2 cos 60 मतलब T2 बाई 2, और इधर हो जाएगा T2 साइन, साइन होता है √3 T2 बाई 2 हो जाएगा, बराबर है। बस बैलेंस कर दो, बैलेंस जैसे करोगे आंसर तुरंत आना शुरू हो जाएगा। तो हो जाएगा √3 T2 बाई 2 इक्वल टू T1, T1 mg है, तो देखो T2 आ गया 2 mg बाई √3 आ जाएगा। ये T2 है mg बाय T3 mg बाय √3, हम भी तो बोल रहे हैं। T3 जो है बैलेंस कर देंगे, तो T3 के लिए बैलेंस करेंगे, T3 जो होगा वो T2 बाई 2 हो जाएगा, 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा mg बाई √3 आ जाएगा। ये T3 है, T3 आ जाएगा, mg बाई √3 आ जाएगा, ये आंसर है। बस खाली बैलेंस करना, कुछ करना ही नहीं है। जितना फोर्स अपवर्ड उतना फोर्स डाउनवर्ड, जितना फोर्स राइटवर्ड उतना फोर्स लेफ्टवर्ड, खाली बैलेंस करो, निकालते जाओ, कुछ करना नहीं है। कंपोनेंट ब्रेक करो, बैलेंस कर दो, आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी। इसमें आप देखिए ना, नीचे mg T1 mg होगा, ठीक। यहाँ नोड का BD ड्रॉ किया था मैंने, इधर T1, इधर T3, इधर T2। ये T1 T3 को मैंने छोड़ दिया, ये T2, ये एंगल थीटा होगा तो ये थीटा होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये 60 होगा तो ये 60 होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर। अब T2 का दो कंपोनेंट, इधर हो जाएगा T2 cos 60 हाफ होता है, और इधर साइन होगा, साइन होता है √3 बाई 2। बैलेंस कर दो, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। ये T1, ये T1 है, ये T1 है, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, और जितना फोर्स लेफ्ट उतना फोर्स राइट। बस इक्वेट मार दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी रहे। सर एक ऐसा क्वेश्चन है कि ये सीलिंग है, ठीक है, और यहाँ पर एक रस्सी है, और यहाँ पर एक ऐसा M है, और ऐसा लगा हुआ है। ये एंगल मान लो 53 डिग्री है, और ये एंगल मान लो 37 डिग्री है, ये 37 डिग्री है, और ये S1 है और ये S2 है। कहता है S1 S2 में कितना टेंशन डेवलप करेगा। व्हाट इज द टेंशन T1 एंड T2, व्हाट इज द टेंशन T1 एंड T2। बस कंपोनेंट ब्रेक करो, इक्वेट मार दो।
देखो इधर हमारा T1 लगेगा, इधर हमारा T2 लगेगा, बराबर। इधर कंपोनेंट लेंगे T2 cos 37 हो जाएगा 4/5 T1 T2 ठीक है। और इधर जो होगा ये हो जाएगा T2 साइन होगा 3/5, तो 3T2/5 हो जाएगा, बराबर लिख रहा हूँ। और इधर हो जाएगा T1 cos 53 हो जाएगा 3/5, और इधर होगा T1 cos 53 4/5, ये हो जाएगा 4/5, और नीचे mg हो जाएगा, ठीक है ना। अब बैलेंस करेंगे, कुछ करेंगे इन्हें, पहले बैलेंस करेंगे लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट राइट बैलेंस करेंगे। 3T1 बराबर 5 बराबर 4T2/5, 5 गया, 3T1 बराबर 4T2, तो T1 बराबर हो जाएगा 4T2/3 हो जाएगा, रहने दो। अब जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना फोर्स नीचे लगेगा, जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना फोर्स नीचे लगेगा। अब इसको बैलेंस करेंगे। सर ऊपर फोर्स लग रहा है 4T1/5 प्लस 3T2/5 इक्वल टू mg, तो 4T1 प्लस 3T2/5 बराबर mg, तो यहाँ हो जाएगा 4T1 प्लस 3T2 इक्वल टू हो जाएगा 5 mg। अब इक्वेशन नंबर 2 है, इसको रिप्लेस कर दो, कुछ करना नहीं है, उसको रिप्लेस करके थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ 4T2/3, और यहाँ हो जाएगा 3T2 बराबर 5 mg, तो यहाँ हो जाएगा T2 बाहर निकल जाएगा 16/3, और यहाँ 3 हो जाएगा, ये 5 mg हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 3mg/5 होगा। इसको एलसीएम लेंगे ना, और इसको एलसीएम लेंगे तो 25/3, और यहाँ हो जाएगा 5 mg, 5 से कट जाएगा 5 बार में, तो आंसर आ गया। T2 हो जाएगा 3mg/5 आ जाएगा, T2 हो जाएगा 3mg/5, 3mg क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और फिर T1 के लिए यहाँ सॉल्व कर देंगे, करना क्या है, तो T1 हो जाएगा 4/3 इंटू 3mg/5, 3 कट गया, तो T1 हो जाएगा 4mg/5 हो जाएगा, दैट इज आंसर, यही आंसर है, T1 T2 यही आंसर होगा। हमसे पहले आंसर आना चाहिए, हमसे पहले आंसर एक्यूरेट आंसर आना चाहिए। T1 हमारा 4mg/5 और T2 जो होगा 3mg/5 होगा, यही आंसर है। ये सब इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम है। लिख लो, on second law and third law, problem based on second law and क्या third law। अच्छा ये जानते हैं ना F बराबर m है, अरे फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन जानते हो ना। F क्या होता है नेट फोर्स, और m जो है टोटल मास, और a एक्सेलरेशन है सिस्टम का, ठीक है। और भाई न्यूटन थर्ड लॉ जानते हैं ना, एवरी एक्शन हाई इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जितना फोर्स इधर लगेगा उतना फोर्स इधर लगेगा, बैलेंस करता। बस ये कॉन्सेप्ट लगा करके कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं, बेसिक क्वेश्चन बनाना, एकदम हम बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, उसके बाद धीरे धीरे आगे हम बढ़ते जाएंगे। लिखिएगा इन दी डायग्राम शोन,
In the diagram shown, find the acceleration and contact forces. Find the acceleration and contact forces. Find the acceleration and contact forces. चलो एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। पहला एग्जांपल है, एकदम फटाफट सॉल्व करना, कुछ करना ही नहीं है इसमें। ये कोई ब्लॉक है, 5 kg का ब्लॉक है, इधर फोर्स लग रहा है से 10 न्यूटन। व्हाट इज द एक्सीलरेशन? 2 हो जाएगा। इसका एक्सीलरेशन राइटवर्ड ए जो होगा हो जाएगा फोर्स बाय मास, ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड्स क्या होगा राइटवर्ड। आ गया, ये तो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक ये ब्लॉक है, एक और ब्लॉक है, और ये मान लेता हूँ 10 kg का ब्लॉक है, और ये 5 kg का ब्लॉक है, और इधर लग रहा है 60 न्यूटन फोर्स। ये दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होगा और कांटेक्ट फोर्स कितना लगेगा दोनों ब्लॉक का बीच में? एक्सीलरेशन तो दिख रहा है, एक्सीलरेशन 4 होगा, 4, और वो दोनों का बीच का कांटेक्ट फोर्स निकाल रहा है 5 kg एंड 10 kg। दोनों का बीच का कांटेक्ट फोर्स निकालना है। अरे वो बाहर में रो रहा है। चालीस है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कितना आया था और कांटेक्ट फोर्स 40 नहीं 20 न्यूटन। बोलो, ये दोनों पूरा सिस्टम इधर जाएगा ए से, तो ए बराबर नेट फोर्स 60 है बाय टोटल मास 15 है, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड्स राइटवर्ड, ये तो बराबर है। अच्छा देखो, ये 10 kg, सुनना बारीकी से, तुम लोग एफबीडी किसका ड्रॉ कर रहे हो यार? 5 kg का ड्रॉ करो ना। अरे 5 kg का ड्रॉ करो, डायरेक्ट आ जा रहा है। P बराबर हो जाएगा 5 इंटू एक्सीलरेशन, तो 5 इंटू 4 कितना होता है 20, तो 20 आंसर है, 40 नहीं होगा। देखो 10 kg इसको P लगाएगा, P। अरे 10 kg 5 kg को क्या लगाएगा P, तो 5 kg 10 kg को क्या लगाएगा P बाय न्यूटन थर्ड लॉ, बराबर है ना। ये किस पर लग रहा है 5 kg पर, कौन लगा रहा है 10 kg, और ये किस पर लग रहा है 10 kg पर, कौन लगा रहा है 5 kg बाय न्यूटन थर्ड लॉ। तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिखूंगा, तो सर ये 5 kg का एफबीडी, ये 5 kg है, इधर लग रहा है P, इसका एक्सीलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब लगा दो P बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, तो P बराबर 20 न्यूटन हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट दिखता है यार, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर ही दिख जाता है। अच्छा ये भी सुन लो, अगर 3 ब्लॉक रहेगा तो याद रखना कि इधर वाले का एफबीडी, 3 ब्लॉक अभी देने वाला हूं, तो किनारे किनारे वाले को एफबीडी ड्रॉ करके कांटेक्ट फोर्स निकालना। अच्छा इसके बीच का कांटेक्ट को P मानना और इसके बीच का Q मानना, ठीक है। मैं 3 ब्लॉक देने वाला हूं, तो चलो 3 ब्लॉक का क्या क्या होगा शुरू हो जाओ। अब खाली ड्रॉ कीजिए और आंसर लिख लीजिए, वेरीफाई कर लीजिएगा, बेसिक ये सब कुछ है ही नहीं है। तीसरा हमारा यहाँ सॉल्यूशन में लग जाइएगा, सॉल्यूशन देखना नहीं है, सॉल्यूशन में यहाँ क्वेश्चन बनाना है। चलिए 3 ब्लॉक, धीरे धीरे मैं आगे जाऊंगा। ये 3 ब्लॉक कांटेक्ट में है, ये मास जो है 20 kg का मास है, और ये 10 kg है, और ये तो 5 kg का मास है, ठीक है। और इधर फोर्स लग रहा है 70 न्यूटन, 70 न्यूटन फोर्स लग रहा है। कैलकुलेशन में मैंने आसान दे दिया। एक्सीलरेशन तो 2 हो जाएगा,
और तुम्हें पी और क्यू चाहिए, पी और क्यू क्या होगा? पी और क्यू चाहिए। क्यू कितना है? 10 न्यूटन और पी 40 बराबर। ये पूरा सिस्टम राइट जाएगा ए से, तो ए बराबर हो जाएगा 70/35 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स राइटवर्ड। और हम लोग क्या करेंगे, 20 केजी का एबीडी ड्रॉ करेंगे, 20 केजी का। तो यहाँ हो जाएगा 20 केजी होगा ना। इधर लग रहा है 70 न्यूटन और इधर लग रहा है पी, और इसका एक्सीलरेशन हो रहा है ए, तो हो जाएगा 70 माइनस पी इक्वल टू 40, तो 30 न्यूटन आएगा। 40 ना 30 आएगा, 30 आएगा। अरे क्या हो जाएगा यार, 70 माइनस पी इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो हो जाएगा P बराबर 70 माइनस 40 कितना होता है? ठीक तो है, 70 माइनस 40 जो होगा 30 न्यूटन आएगा। ठीक है, अब 5 केजी का एबीडी ड्रॉ करेंगे, 5 केजी का। तो 5 केजी का एबीडी ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 केजी वाला। तो सर ये 5 केजी का, तो इधर हमारा क्यू लगेगा, इसको क्यू पकड़ लो। तो 5 इंटू 2 10 न्यूटन। इसका एक्सीलरेशन ए है, तो फोर्स बराबर 5 इंटू एक्सीलरेशन, तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 2 मतलब 10 न्यूटन लगेगा। ये हमारा 10 न्यूटन है, ये 30 न्यूटन लगेगा, यही आंसर है। ठीक है ना, ये 30 लगेगा और ये क्या लगेगा, 10 न्यूटन लगेगा। चलो, तो इस टाइप का क्वेश्चन इसी टाइप का बनता है। अच्छा, किसी का भी एबीडी ड्रॉ करने से आंसर सेम आएगा, किसी का भी ड्रॉ करो। चलो आगे बढ़ता हूँ, आंसर देख लो। एक्सीलरेशन 2, हमारा कांटेक्ट फोर्स 30 न्यूटन और ये 10 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रस्सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रस्सी वाला, मैं बेसिक से आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। अब जो है ये क्वेश्चन जो है सुन लीजिए, बढ़िया है। मान लो ये कोई ब्लॉक है, ये रस्सी से जुड़ा हुआ है और इधर कोई फोर्स लगा रहा है, से कुछ देंगे, रुको। ये 10 केजी का है और ये 20 केजी का, और ये लगा रहा है 60 न्यूटन से फोर्स लगा करके आगे ले रहा है, रस्सी से खींच रहा है। समझो ये रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी समझते हो ना। तो कहता है कि एक्सीलरेशन क्या होगा और रस्सी में टेंशन कितना डेवलप करेगा, बीच वाले रस्सी में। एक्सीलरेशन तो दिख रहा और टेंशन कितना डेवलप करेगा, टेंशन भी दिख रहा। चलो, इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा पूरा सिस्टम का, तो एक्सीलरेशन हो जाएगा 60/30 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स लेफ्ट राइटवर्ड। अब यहाँ का टेंशन खाली ड्रॉ करो ना, ये सब कुछ है ही नहीं है, ये खाली ये इसको कौन ले रहा है, ये टेंशन ले रहा। हाँ, तो 10 इंटू 20, तो 10 इंटू 20, तो T बराबर हो जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन 20 न्यूटन हो जाएगा। सही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सीलरेशन टू टेंशन 20 न्यूटन बराबर कर रहे हैं, आंसर एकदम सही है। चलिए इसको बना करके देखिए।
चलो इसका आंसर मेरे से पहले आ जाना चाहिए, ये नहीं कि मेरे के बाद आ रहा है तो कोई फायदा ही नहीं है। टेन केजी है, सब 10 केजी का लगा दिए हैं। 10 केजी का है। दोनों रस्सी में T1 T2 निकालना है। इसको हम लोग S1 रस्सी है, ये S2 रस्सी है। दोनों में दोनों का पूरे का एक्सीलरेशन तो निकल जाएगा बेसिक है। 4 होगा T1 T2 40। मैंने तो कहता हूँ उसको अलग से ड्रॉ ही नहीं करना है। इधर T1 रहने दो, खाली T1 और इधर T2 बराबर ड्रॉ किए हैं, सही है ना। अच्छा इसका पूरे का एक्सीलरेशन कितना था, पूरे का 120 बाई टोटल मास कितना है 30, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड्स राइट वर्ड होगा। अब उसका एनएलएम लगा दो। उसका एनएलएम क्या होगा, नेट फोर्स हो जाएगा राइट वर्ड। पूरा सिस्टम इधर जा रहा है ए से, तो उसका नेट फोर्स क्या हो जाएगा सर 120 माइनस T1 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। तो हो जाएगा 120 माइनस T1 बराबर 40, तो T1 हो जाएगा 80 न्यूटन आ जाएगा। T1 हो जाएगा क्या 80 न्यूटन, बराबर लिख रहा हूँ। इसको एनएलएम लगा दिए, कैसे लगा दिए फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। इधर एनएलएम लगाया, दिस माइनस दिस नेट फोर्स, दिस माइनस दिस नेट फोर्स। ये नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ से सॉल्व किए तो T1 हमारा 80 और T2 तो दिख रहा, T2 हो जाएगा 10 इंटू एक्सीलरेशन। तो T2 आ जाएगा, यहीं पर लिख देता हूँ। तो T2 हो जाएगा 10 इंटू एक्सीलरेशन। तो 10 एक्सीलरेशन कितना था 4, तो 40 न्यूटन आ जाएगा। अब पूछेगा कि दोनों टेंशन का रेशियो क्या आएगा, तो रेशियो भी निकल जाएगा, डिवाइड मार करके रेशियो भी निकाल लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलो एक्सीलरेशन क्या होगा, रस्सी में टेंशन कितना डेवलप करेगा। एक्सीलरेशन 3 होगा, 90/30। नेट फोर्स हो जाएगा 90/30, और टेंशन रस्सी का टेंशन कितना डेवलप करेगा 60। तो ये पूरा सिस्टम राइट जाएगा सर ए से, तो ए बराबर नेट फोर्स हो जाएगा 120 माइनस 30, 90/30, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स राइट वर्ड। और यहाँ का टेंशन लगा दो, यहाँ का टेंशन T लग रहा है। अब इसका न्यूटन सेकेंड लॉ क्या हो जाएगा, T माइनस 30 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। तो T बराबर हो जाएगा 60 न्यूटन, T बराबर हो जाएगा 60 न्यूटन। चलो अब आ जाते हैं थोड़ा एटवुड मशीन पुल्ली वाला। अब आते हैं पुल्ली वाला एटवुड मशीन।
पुल्ली। चलो पुल्ली वाला क्वेश्चन ऐसा है कि सर एक पुल्ली है और ये ब्लॉक है 10 kg का और ये 5 kg का ब्लॉक है। सिस्टम रिलीज फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज द एक्सीलरेशन एंड टेंशन? व्हाट इज द एक्सीलरेशन एंड टेंशन? व्हाट इज द एक्सीलरेशन एंड टेंशन? व्हाट इज द एक्सीलरेशन एंड टेंशन निकालना है। इसका एक रिजल्ट होता है, अगर याद होगा तो तुरंत बन जाएगा। मास डिफरेंस बाय टोटल मास इनटू ग्रेविटी। अगर इसका रिजल्ट याद होगा तुरंत बन जाएगा, ना तो एनएलएम लगाना पड़ेगा। और रेशियो ये बताओ ना, जी के टर्म में बताओ ना, G/3। देखो अगर एनएलएम का फॉर्म में बनाना रहा तो इसका 10G, यहाँ का टेंशन T, यहाँ का टेंशन T, यहाँ का 5G, ये नीचे गिरेगा A से, ये ऊपर जाएगा A से, कांस्टेंट से दोनों बराबर होगा। अगर कोई एनएलएम से बनाए, अगर कोई एनएलएम से बनाए न्यूटन सेकंड लॉ लगा करके, तो दो इक्वेशन सेट किया जाता है, जानते ही है। ये नीचे जा रहा तो क्या हो जाएगा 10G माइनस T, नीचे जा रहा तो ये बड़ा होगा, तो क्या हो जाएगा सर 10G माइनस T बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, पहला कंडीशन। ये ऊपर जा रहा है तो क्या हो जाएगा T माइनस 5G इक्वल टू 5 इंटू एक्सीलरेशन। दोनों को ऐड मार दो, ये T कट जाएगा, इंटरनल फोर्स, दोनों को ऐड मार दो, इंटरनल फोर्स बाईपास कर जाएगा। 10G माइनस 5G बराबर 15 है, तो A बराबर हो जाएगा G/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ऊपर जा रहा होगा तो एक नीचे आ रहा होगा। और टेंशन कितना आएगा, किसी इक्वेशन में रख दो, टेंशन निकालो। M उतना ही है ना, तो 20G/3 हो जाएगा। M तो मास दे दिए ना केजी में, तो ये आ जाएगा। तो T माइनस 5G बराबर 5 इंटू A हमारा G/3 है, तो T बराबर हो जाएगा 5G, कॉमन निकाल दो, 1 + 1/3 हो जाएगा। बराबर लिख रहा हूँ, उसको इधर लेकर के कॉमन पकड़ लिए। अब इसको एलसीएम ले लो ना, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3, तो T बराबर क्या हो जाएगा 20G/3 आ जाएगा। हम इतना करने भी नहीं बोलते, हमारा क्या है कि इसके लिए एक फॉर्मूला टाइप का याद कर लेना, एक फॉर्मूला टाइप का याद रखना है। चलो क्या है फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ, इधर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो इसको एटवुड मशीन बोला जाता है, एटवुड मशीन। ये हमारा एटवुड मशीन है, सिंगल पुली 2 ब्लॉक, सिंगल पुली 2 ब्लॉक रहना चाहिए, इसको एटवुड मशीन बोला जाता है। अगर और कुछ पुली वगैरह लगा हुआ रहेगा एटवुड मशीन नहीं कहलाता, ये एटवुड मशीन है, ठीक है। ऐसा आप देखे होंगे, अरे ये सब पुली देखा गया होगा, कुआं वगैरह में लगा हुआ रहता है, बकेट को खींचना रह नहीं रहे, उसमें लगा हो रहा था, ये एटवुड मशीन है, ठीक। अच्छा यहाँ आपको दे करके रखेगा कि सर M2 ग्रेटर है M1 से, मतलब M2 बड़ा है, मास डिफरेंस रहेगा तभी तो एक्सीलरेट करेगा। अब इसमें ये तो जान रहे कि सर ये नीचे जाएगा A से, ये ऊपर जाएगा A से, ये टेंशन T, ये टेंशन T लगेगा। मेरे को इतना दिखाना नहीं है, डायरेक्ट जो है रिजल्ट होगा क्या होगा से बता दे रहा हूँ। तो A जो होगा वो मास डिफरेंस M2 माइनस M1 बाई M2 प्लस M1 इंटू ग्रेविटी। अरे ये है कुछ नहीं यार, ये पुलिंग फोर्स, देखो नेट पुलिंग बाय टोटल मास, ये नेट पुलिंग है, ये नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास है।
वहाँ बुक्स में लिखा हुआ रहता है टेक्निक नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास। ये कोई टेक्निक नहीं है यार, कहाँ का टेक्निक है नेट पुलिंग? किताब में लिखा हुआ रहेगा, या कोई बच्चा भी बोलता है सर ये टेक्निक है, कोई टेक्निक नहीं है। वो ऊपर में नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास कर दो, आंसर आ जाएगा। अब नेट पुलिंग फोर्स निकालने में थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, कैसे निकालते हैं मैं आगे बताऊंगा। अच्छा टेंशन सॉल्व करोगे ना तो इतना आएगा 2m1m2 बाय टोटल मास इनटू ग्रेविटी। इसको याद रखना कोई कष्ट नहीं है, इसको लर्न कर लो, एटवुड मशीन के लिए लग जाता, ये एटवुड मशीन के लिए लग जाता है, जल्दी आंसर दे देगा। मास डिफरेंस बाय टोटल मास इनटू ग्रेविटी, ये 2 ब्लॉक के लिए वैलिड है। ये एटवुड मशीन के लिए लगाइएगा तुरंत आंसर दे देगा। चलो आगे का देखो, तो कुछ एग्जांपल लेता हूँ, इसको निकालो तो एटवुड मशीन से। चलो पहला एग्जांपल ए, इसका निकाल करके देखो। ये पुल्ली है, ये मास है, ये मास है 2m और ये मास है m। चलो इसका फटाफट निकाल लो, एक्सीलरेशन और टेंशन कितना होगा। G/3 बराबर है, फॉर्मूला भी दिख रहा है। चलो बेटा निकालो फटाफट। एक नया क्वेश्चन दे दिए सामने में, सामने में एक नया क्वेश्चन दिख रहा है। ये तो बेसिक है ना, ये तो निकल गया होगा, उसको सॉल्व कीजिए ना। ये तो फॉर्मूला दिख रहा है, दोनों फॉर्मूला में रख देना है। अच्छा इसमें मैंने पूछा था कि सर m2/m1 क्या होगा रेशियो, जब एक्सीलरेशन g/8 है, ठीक है। अब ए का फॉर्मूला क्या होता है, m2 माइनस m1 बाई m2 प्लस m1 इंटू जी। अच्छा ये दे करके है g/8, जी से जी गया। अब इसको या तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओ या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई, कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं जानते हो, एक बार ऐड करो नीचे सब्ट्रैक्ट करो, लगा दो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। हाँ इसको 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा m2 माइनस m1 और इधर हो जाएगा m2 प्लस m1। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मैंने सॉल्व करूंगा तो 8m2 माइनस 8m1 बराबर हो जाएगा m2 प्लस m1 हो जाएगा। अभी तक आंसर किसका किसका आया जी, हाथ उठा तो। एक्यूरेट आंसर आ गया ना, गुड। अब इसको इधर करेंगे तो 7m2 हो जाएगा और उधर करेंगे तो 9m1 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा m2/m1, ये हो जाएगा 9/7 इज करेक्ट आंसर। 9/7 जो है करेक्ट आंसर है। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा, बन जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लगा लीजिए। अच्छा यहाँ एटवुड मशीन मत लगा देना, यहाँ जो है एटवुड मशीन वाला फॉर्मूला यहाँ मत लगा देना, गलत हो जाएगा। यहाँ एटवुड मशीन नहीं लगेगा, यहाँ एनएलएम लगा दो, या नेट पुलिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट मालूम है तो वो लगा दो। नेट पुलिंग से तुरंत आंसर आ जाएगा यार, 2mg/3m।
तो एम 2G/3 आ जाएगा। नेट पुलिंग फोर्स से तुरंत आंसर आ जाएगा। एक्सीलरेशन और टेंशन निकालना है। एनएलएम लगाओ, कुछ नहीं आता है एनएलएम लगा दो। नहीं आता है एनएलएम, इधर ग्रेविटी 2mg, यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T, ये नीचे गिरेगा A से, ये राइटवर्ड जाएगा A से। बस न्यूटन सेकंड लॉ लगा दो। इसका न्यूटन सेकंड लॉ हो जाएगा 2mg माइनस T बराबर 2m है, पहला कंडीशन। और इसका हो जाएगा T बराबर हो जाएगा m है, सेकेंड कंडीशन। समझा? ऐड मार दो, इंटरनल फोर्स बाईपास कर जाएगा, T गया तो 2mg बराबर 3m है, तो m से m कट जाएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा 2G/3 आ जाएगा। एक ब्लॉक राइट जाएगा तो एक ब्लॉक नीचे गिरेगा। अच्छा मैंने कैसे समझा मालूम है? नेट पुलिंग फोर्स, पुलिंग समझते हो ना जी, खींचने वाला, तो नेट पुलिंग फोर्स 2mg है बाई टोटल मास 3m, mm कट जाएगा 2G/3 आ जाएगा। कोई टेक्निक नहीं है यार, वही पुलिंग फोर्स वाला टेक्निक है। समझ में आ रहा? और टेंशन क्या हो जाएगा, यहाँ रख दो तो 2mg/3 हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में और करते हैं इसका, और आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे एनएलएम को, और आगे और प्रोसीड करेंगे।